ये हमारा जो था रूट कॉज ऑफ डिसीजेस, वो जो कई सत्र में हमने कवर किया था, उसकी ब्रीफ भी मैं आपको बता के थोड़ा सा आउटलाइन बताता। ये न्यू डाइट सिस्टम है हमारी, और ये न्यू डाइट सिस्टम एंड्स फॉर नेचुरल डाइट, डी फॉर डिटॉक्सिफाई बॉडी एंड माइंड, एस फॉर सरेंडर टू द ऑलमाइटी। और हमने जो है वाई आर वी डिसीज्ड, उसका एक ही कारण, हम बीमार है। हमारे में एकत्रित हुआ मल है, वो शरीर के लेवल पे और मन के लेवल पे जो होता है, उसी के कारण हम बीमार होते हैं। विचारधारा भी गलत होगी तो भी हम बीमार। और फिर हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स क्यों पैदा होते हैं, इसके लिए हमने बात की थी अननेचुरल डाइट एंड लाइफस्टाइल, ईटिंग विदाउट एक्सक्रीटिंग, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस वगैरह की बात हमने की थी। और अननेचुरल डाइट में भी हमने एनिमल बेस्ड फूड की बात की थी, नॉन वेज, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स है, कुक फूड है, प्रोसेस फूड है, फूड ग्रेन्स है, जंक फूड। और अननेचुरल लाइफस्टाइल में ये सब जो है हमारे में जो विकार है, ग्रीड है, फियर है, एंगर है, स्ट्रेस है, एनिमोसिटी है, द्वेष है, दुर्भावना है, अविश्वास है, ये सभी कारण बनते हैं। और लास्ट टाइम में जैसे हमने बताया था कि पेट्रोल की गाड़ी अगर केरोसिन के मिक्सचर वाली फ्यूल से चलाई जाए तो जो प्रॉब्लम आती है, आज करीब करीब वैसे ही प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज फेस कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू अवेकन गॉड गिफ्टेड डिवाइन हीलर विद इन अस। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि प्रकृति जो है, ब्रह्मांड जो है, अनंत है और वो अपने नियम से चलता है, हर चीज अपने नियम से चलती है और हर जीव की संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की है। और सभी के लिए, सभी जीवों में प्रकृति ने एक डिवाइन हीलर दिया है या गॉड गिफ्टेड डॉक्टर दिया है जो हमें स्वस्थ रखेगा। तो जो हमारे भीतर भी है लेकिन वो सोया पड़ा है, बेहोश है, तो उसको हम कैसे जगाएं, ये हमें समझना है। अभी यहाँ जो हमारी जो है चेंज करना है, तो क्या चेंज करना है, आउटर चेंज लाना है या इनर चेंज। ऐसे भी ये प्रोग्राम इनर चेंज के लिए ही है। आउटर चेंज तो हमने बहुत सारे करके देख लिए, बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारे जो है हाइजीन की बात की कर दी है, और दवाइयाँ की बात की है, हॉस्पिटलाइजेशन की बात की है, और बहुत सारी है, ये मत करो, वो मत करो, इससे हाथ धो, ये करो, वो करो, आइसोलेशन है, मास्क पहनो, काफी कुछ किया है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो अंदर है। अंदर जब तक कचरा है, कूड़ा कचरा पड़ा है, तो टॉक्सिन पैदा करेगा, और टॉक्सिन होगा तो हम बीमार रहेंगे। दुनिया के बेस्ट आईसीयू में भी अगर आपको रखा जाए, लेकिन आप अंदर से जो टॉक्सिफाइड है, तो बच नहीं सकते हैं। और लास्ट टाइम भी जो बताया था कि हमारे शरीर में संपूर्ण व्यवस्था है, वो अपने आप से ग्रो भी करेगी, अपने आप को हील भी करेगी, और बहुत कुछ सेल्फ रेगुलेटिंग भी करेगी, रिपेयर भी कर सकती है, बहुत कुछ है। अगर हम प्राकृतिक तरीके से रहेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत आसान है, और सब कुछ कुदरत ने बना के दिया है। लेकिन अगर हम अप्राकृतिक व्यवस्था में चले जाएंगे तो हमारे अंदर का जो हीलर है या एक डिवाइन डॉक्टर है, वो काम नहीं कर पाता है, और वो फिर बेहोशी की हालत में हम रहते हैं। और फिर कंटिन्यूअसली सालों साल तक अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो छोड़ देता है काम करना, और तब जाके हमको भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमने ये भी बात की थी कि डाइट में जो है, हम क्यों खाते हैं, पहले हमें सोचना पड़ेगा। हम भूख के कारण खाते हैं या स्वाद के कारण खाते हैं। देखो, दो ही कारण होने चाहिए मेन खाने के। भूख लगी है तो खाएंगे, तो बॉडी अच्छा सा डाइजेशन कर लेगी, अच्छा सा एक्सक्रीशन भी कर लेगी। लेकिन भूख नहीं लगी है और टेस्ट के कारण अगर हम खाएंगे, जो आज की तारीख में हो रहा है, करीब करीब 90-95% जो हमारा खान पान है बिना भूख का है, टेस्ट के कारण हुआ है कि बहुत टेस्टी है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या है, और मसाले डाल के टेस्ट बनाया जाता है, अप्राकृतिक तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये जो चीज है, न्यूट्रिशन भी नहीं देती है, हमारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है, हेल्थ के भी प्रॉब्लम होते हैं, और भयानक हिंसा इसके साथ जुड़ी हुई है। इससे हमें बचना है। तो ये दो क्राइटेरिया, जो हंगर और टेस्ट, हाँ हंगर है तो खाना चाहिए, हंगर को मिटाने के लिए खाना चाहिए, तो बॉडी अच्छा डाइजेस्ट करेगी। ये चीज आज हमें बराबर याद रखना है।
और दो प्रकार के भोजन है, एक जो कुदरत ने पकाया है अपनी तरह से, सूर्य की गर्मी से पकाया है, एक मनुष्य ने जो है चूल्हे पे पड़ा पकाया हुआ है, तला हुआ है, फ्राई किया हुआ है, काफी कुछ किया हुआ है, जिसे हम मृत खुराक कहेंगे। और ये जो है लाइवली खुराक है जो हमको जीवनी शक्ति प्रदान करेगा। अभी दो तरह की जो है थियरी है, एक मेडिकल थियरी है जहां आप जो खान पान करते हैं जैसे भी हो उसमें कोई बदलाव की बात नहीं होती है, अंदर का कूड़ा कचरा पड़ा है वो वैसे ही रहने दो, हम आपको दवाइयां देंगे, मेडिसिन देंगे, वैक्सीन देंगे, सर्जरी करेंगे। टेम्पररी रिलीफ बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन ऑन ए लॉन्ग रन ये बहुत घातक हो सकता है। प्रकृति की जो नेचर की जो थियरी है, अंदर का कचरा साफ करो, आप शुद्ध हो जाओ, अपने आप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुदरत के भी कुछ नियम है, वही चीज जो है तप का मार्ग है। अपने को तपाएंगे तो अंदर का जो टॉक्सिन्स है वो झल के हम उसमें से राहत लेंगे। मन के लेवल पे और सामाजिक लेवल पे अगर करना है तो सेवा का हमारा स्वभाव होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, वासुदेव कुटुंब जो होना चाहिए, तो वो हमारी भावना होनी चाहिए। सिमरन जो है, जो भी हो रहा है वो प्रकृति के विज्ञान से हो रहा है, कुदरत के विज्ञान से हो रहा है, आप भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, जो भी अल्लाह बोलो, जो भी है, तो उसकी की इबादत करो, उसकी प्रार्थना करो, यही चीज हमें करनी है, प्रकृति की जो शरण में जाना है। आज जो है हर चीज इमरजेंसी है, बर्थ भी इमरजेंसी में, बार बार जिंदगी में भर जाना पड़ता है, और मौत भी इमरजेंसी में हो सकती है। तो हमें देखना है कि ये जो भी इमरजेंसी है क्या हम अवॉइड कर सकते हैं क्या, या मिनिमाइज कर सकते हैं क्या। पहले भी जो बताया था कि नेचर ने संपूर्ण व्यवस्था की है, जन्म से लेकर अंत तक स्वस्थ रहने की, समाधि मृत्यु भी की भी व्यवस्था की है। हमें प्रकृति का विज्ञान समझना पड़ेगा और जो है शास्त्रों का सही अर्थघटन करना पड़ेगा। अभी एक वीडियो देखिए, ये जो बाहर से तो हमने अच्छा किया, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, वो आइडियली इतनी क्लीन होनी चाहिए, अभी हमने उसको कितना गंदा किया आप देख लीजिए। ये देखिए मल एकत्रित हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो है या कोलन बोलते हैं, जितना कचरा जमाता है उतनी बीमारियां हमारे साथ हमें लगती है, का सामना करना पड़ता है। और ये कचरा पड़ा पड़ा सड़ते रहता है, डाइजेशन वीक होते जाता है हमारा। देखिए कितना अभी कीड़े भी हो गए, कीड़े को मारते हैं, लेकिन ये कीड़े अंदर सफाई के लिए आए हैं, कुदरत ने भेजे हैं। कुदरत बिना काम कुछ भी नहीं भेजती है। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं, और उसका एक्यूमुलेशन अंदर हमारी बड़ी आत्मा होता है। कैंसर आज बहुत कॉमन हो चुकी है, कारण क्या है, इतनी सारी गंदगी हमारे अंदर पड़ी है। तो ये इनर जो क्लींजिंग है वो बहुत जरूरी है। देखिए कितनी गंदगी है अंदर, बाहर से तो बहुत अच्छा मेकअप है। तो हमें समझना पड़ेगा कि बाहर से कितना भी मेकअप कर लो, बाहर से दिन भर 4 बार स्नान कर लो, ये कर लो, हैंड वॉश, ये वो कुछ भी कर लो, लेकिन अंदर अगर गंदगी है शरीर के लेवल पे या मन के लेवल पे, तो हमें बीमार तो होना ही है। ये जो है एक एनिमा है, जिसके बाद हम बाद में करेंगे, वो कोलन क्लीनिंग के लिए होती है। अभी डिटॉक्सिफिकेशन के 3 मार्ग जो हम बताते हैं, एक तो एनिमा लेना है, और हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन में जो गंदगी पड़ी है, सालों साल की पुरानी भी हो सकती है, कुछ हफ्तों पहले की भी हो सकती है, तो उसको निकालने में ये आसान करता है। पानी अंदर जो जाता है वो मल को ढीला करता है, तो मल ढीला, मल जल्दी से बाहर निकल सकता है। एक जो है हरी पत्तियों का जूस है या ग्रीन वेजिटेबल्स है,
वो पत्तियों का जूस है जिसमें आंवला भी डाल सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो ये जो है रेचक होते हैं, तो ये भी हमारी क्लीनिंग में बहुत मदद करते हैं। और कुदरत का एक कानून है कि जब आप खाना पीना बंद कर दो तो शरीर सफाई के मोड में चली जाती है और अद्भुत सफाई करती है। और सभी कचरा जो हमारे शरीर में एकत्रित है फास्टिंग के मोड में क्लीन होता है। इसीलिए सभी शास्त्रों में, धर्मों में फास्टिंग की महिमा की गई है। ये आगे हम देखेंगे इसका। ये देखिए हमारी कोलन है, इतनी गंदी कोलन है, होनी चाहिए कैसी, ये पिक्चर में आप देख लीजिए। तो कोलन क्लींजिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर। अभी लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि भाई नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और कोई बहुत सारे जो अनाज जो खाते हैं, हर एक की अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, अलग अलग अपने कोई जस्टिफिकेशंस है, बहुत ही भिन्नता है, लेकिन सभी बीमार हैं, सभी की बीमारियां एक समान है। तो ऐसी क्या गलतियां की है जिसके कारण कुदरत ने हमें समान दंडित किया है। अभी वेजिटेरियन हम है या नॉन वेजिटेरियन है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कुदरती तरीके से कुदरत ने हमें क्या खान पान के लिए बनाया है। तो हम थोड़ा सा कुदरत के नियम से ही समझेंगे। कोई भी मांसाहारी जीव होता है, वो पैदा होता है तब उसकी आंखें बंद होती हैं। शाकाहारी जीव जो होता है उसकी आंखें खुली होती है, मनुष्य की भी आंखें खुली होती है। कोई भी मांसाहारी जीव है उसका मुंह बहुत खुलता है और उसके दांत नुकीले होते हैं। कोई भी शाकाहारी जीव है उसका मुंह कम खुलता है, उसको बहुत सारे दांत होते हैं, वो भी चबाने के दांत होते हैं। मनुष्य का भी मुंह छोटा सा खुलता है और उसको बहुत सारे दांत है, वो भी चबाने के लिए। कोई भी मांसाहारी जीव है रात को लाइट रिफ्लेक्ट करता है अपनी आंखों से। शाकाहारी प्राणी जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, मनुष्य भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कोई भी मांसाहारी जीव है उसके जो नाखून होते हैं नुकीले होते हैं। शाकाहारी जीव प्राणी के जो नाखून होते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं, बचाव के लिए होते हैं। मनुष्य के भी जो नाखून है अपनी सेफ्टी के लिए है, अपने बचाव के लिए है। कोई भी मांसाहारी जीव जो है पानी जो है जबान से अंदर खींच के लेता है। कोई भी शाकाहारी जीव है पानी चूस के पीता है, मनुष्य भी पानी चूस के पीता है। कोई भी मांसाहारी जीव है उनका जो है इंटेस्टाइन जो है बहुत छोटा होता है और उनकी सलाइवा जो है एसिडिक होती है। कोई भी शाकाहारी प्राणी है उसकी जो इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है और उसकी जो सलाइवा होती है वो अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। मनुष्य की भी इंटेस्टाइन लंबी है और उसकी जो सलाइवा जो है वो अल्कलाइन है। कोई भी मांसाहारी जीव को कुदरत ने उतनी शक्ति दी है, ताकत दी है कि वो अपने शिकार के पीछे दौड़े, उसको गिराए, उसको मारे, उसको फाड़े और उसको खाए। उतना जुनून उसमें कुदरत पैदा करती है। कोई भी शाकाहारी जीव जो है अपने खुराक के लिए दौड़ता नहीं, भागता नहीं, बड़ी शांति से अपने खुराक पर जाता है। अपना खुराक भी उससे डरता नहीं और बड़ी शांति से वो खुराक को खाता है, धीरे से आराम से खाता है। मनुष्य का भी ऐसी व्यवस्था होती है कि वो जो भी खाएगा वो ऐसा होना चाहिए जो उससे डरे नहीं और वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ये कर सके। कोई भी प्राणी जो है अपना खान पान अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से करता है, कोई औजार यूज करके कोई नहीं करता है या छल कपट नहीं करता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो औजारों का यूज करता है और छल कपट का मार्ग अपनाता है। कोई भी मांसाहारी जीव है जब वो मेहनत करता है तो उसके सलाइवा से स्वेटिंग करता है। शाकाहारी जीव जो है वो स्वेटिंग अपनी चमड़ी से करता है, मनुष्य भी चमड़ी से करता है। तो हमें ये समझना है, ये सब जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि कुदरत ने हमें शाकाहारी खुराक के लिए बनाया है, तो शाकाहार हमारा मुख्य खुराक होना चाहिए। लेकिन कोई कारण से हम जो है मांसाहार लेते हैं, जो एसिडिक खुराक है, जो हमारा शरीर इजीली पचा नहीं सकता है। मोर देन 72 आवर्स लगते हैं, अंदर पड़ा पड़ा सड़ता है, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और ऑन ए लॉन्ग रन बहुत सारी बीमारियां आती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी जो दूसरा जो है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो शाकाहारी भी ले रहे हैं आज की तारीख में, वो है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अभी हमें बताया गया कि भाई हम
हमें तो दूध पीना चाहिए क्योंकि ये होलसम डाइट है, ये अमृत है, इसमें से कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट्स मिलेगा, विटामिन मिलेगा। इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, एनर्जी मिलेगी, मसल बिल्डअप होगा, हाइट बढ़ेगी, हमारे बोन्स मजबूत होंगे, दांतें मजबूत होंगे। हमारे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, परंपरा भी यही कहते हैं, और हमारे स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं। और बहुत सारी रीजनिंग है जिसके डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन ये मेन कारण है जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति जो है दूध और डेयरी आइटम का सेवन करता है। अभी हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये भी हम कुदरत के नियम से ही समझेंगे कि कुदरत की व्यवस्था क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुदरत की संपूर्ण व्यवस्था है जन्म से लेकर अंत तक। बच्चा जब माँ के पेट में था तब भी कुदरत ने व्यवस्था की थी, बच्चा जब बाहर आया तब भी कुदरत ने उसके लिए माँ के दूध की व्यवस्था की थी। माँ को दूध बच्चा पैदा होने के बाद आता है और कुछ पीरियड के लिए आता है। बच्चे को दांत आने के बाद माँ का दूध नेचुरली बंद हो जाता है। तो ये टेम्पररी डाइट है, इन्फेंट डाइट है, वो पैदा हुए बच्चे के लिए आता है। तो पैदा हुए बच्चे के लिए ये अमृत है, ये श्रेष्ठ है। लेकिन अपनी माँ का दूध, और हजारों दुधालु प्राणी हैं, सभी को दूध जब अपनी माँ को बच्चा पैदा होता है तभी आता है और फिर बंद हो जाता है। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी बचपन में अपनी माँ का दूध पीने के बाद कोई भी नहीं पीता है, देखता भी नहीं है वहां पे। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जिंदगी भर दूध पीता है, फिर कोई भी जानवर मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कुदरत का नियम जो है हम तोड़ते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि बचपन में हम दूध पचा सकते हैं, इसके बाद हमारा शरीर दूध पचाने लायक नहीं है, दांत से चबाएंगे, खाएंगे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी ऑन हो जाती है, इसलिए अनेक बीमारियों का कारण बनता है। और ऑन ए लॉन्ग रन है, ये तो साइलेंट किलर का काम करता है। इसके साथ अनेक हेल्थ इश्यूज जुड़े हुए, इसीलिए आज हमको इतनी सारी बीमारियां दिखती हैं। और अध्यात्म के मार्ग पे तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे में ऐसे ऐसे वेग लाते हैं, आवेग लाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मार्ग हमें बहुत कठिन लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो ये आगे हम देखेंगे। और क्रुएल्टी जो है इसके साथ बहुत ही जुड़ी हुई है, भयंकर क्रुएल्टी जुड़ी हुई है। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जहां भी हिंसा है वहां स्वास्थ्य नहीं हो सकता है। हिंसक खुराक लेंगे तो स्वस्थ रहना डिफिकल्ट है, रादर नॉट पॉसिबल। और आज की तारीख में हमारी दूध की मांग इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि करीब करीब 80% दूध जो आता है या तो मिलावट आता है या तो सिंथेटिक आता है। तो ये नकली दूध पीता है इंडिया, ये भी हमें समझना पड़ेगा। और वो इतना जहरीला है कि ऑन ए लॉन्ग रन काफी बड़ी बीमारियां आती है। और पर्यावरण के साथ तो बहुत सीरियस इश्यू जुड़ चुके हैं इसके साथ में, और वी आर ऑल्टरली ऑन ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। अभी ये तस्वीर देखिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। प्राणी कोई भी हो, मनुष्य हो या अन्य प्राणी हो, लेकिन माँ को संतोष है, आनंद है, वो भी सुख अनुभव करती है, बच्चा भी सुख अनुभव करता है, तृप्ति अनुभव करता है। और बड़े प्यार का और लेन देन का संबंध है, कोई भी इसमें दुख दर्द पीड़ा नहीं है, लाचारी भी नहीं है। और कुदरत ने इसको पैदा हुए अपने बच्चे के लिए बनाया है, तो श्रेष्ठ ही है। लेकिन आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं? हर कोई दूध पी रहा है, बच्चा तो पी रहा है, चाचा चाची, मामा मामी, पापा मम्मी, दादा दादी, हर कोई पी रहा है। क्या लगता है ये, क्या ये जानवर जो दूध देता है उसको कोई मजा आ रहा है? क्या लाचारी से वो देता है क्योंकि वो बंद, उसे बांधा गया है, कैद कर दिया गया है? तो ये अप्राकृतिक है। तर्क हम कोई भी दे सकते हैं कि भाई ये परंपराएं हैं, लेकिन परंपराएं गलत भी हो सकती है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये दूध पीने की वजह से, तो जिंदगी भर पीने से बहुत सारी बीमारियां कॉमन हो चुकी है। एसिडिटी का एक प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं, मिल्क इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन हम समझते हैं अल्कलाइन होके जिसको एसिडिटी हो दूध पीता है तो और प्रॉब्लम होती है। पेट के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भारत जो है एक कैंसरस कंट्री बनने की कगार पे है। और WHO ने तो कहा है 2025 तक इंडिया विल बी द कैंसरस कंट्री। आज घुटने के प्रॉब्लम, नी जॉइंट के प्रॉब्लम, हड्डियों के प्रॉब्लम,
इतने सारे बढ़ चुके हैं, उसका एक कारण है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का अति सेवन, या पचने में जो भारी है, अप्राकृतिक है, उसका अति सेवन। और बहुत सारी बड़ी बीमारियां का बड़ा लिस्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ। अभी ये जो जानवर है, गाय है, जिसको हम गौ माता कहते हैं, 33 कोटि देवियों का वास होता है, बचपन में पैदा होने से जिंदगी के अंतिम सांस तक एक भी पल सुख का अनुभव नहीं करती। एक ही कारण जो है ये जानवर को पाला जाता है, वो हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की वासनाएं हैं, तृप्ति के लिए बताया जाता है। ये बिल्कुल अप्राकृतिक तरीके से रखे जाते हैं। ये जानवर को बचपन से ही अपनी माँ से बिछड़ना पड़ता है। बछड़ा, बिछड़ा, इसलिए तो बछड़ा नाम रखा है, बिछड़े में से बछड़ा नाम रखा है इसका। पैदा होते ही गाय अलग, बछड़ा अलग। 2-2.5 साल की उम्र में अगर वो मादा है तो उसको बच्चा पैदा करना पड़ेगा, तो कृत्रिम गर्भधान करवाया जाएगा। हर साल हमको दूध चाहिए, इसलिए हर साल उसको गर्भधान करवाया जाएगा, उसको प्रेग्नेंट किया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे। माँ को बच्चे से अलग करना सबसे भारी कर्म होता है। हम जब इनर चीज की बात करते हैं तो आप सोचिए, कोई भी माता हो या कोई भी हो, बच्चा हो, अगर अपनी माँ से अलग कर दिया जाए तो उसकी पीड़ा क्या है, माँ की पीड़ा क्या है, माँ की वेदना क्या है, बच्चे की वेदना क्या है। बच्चा तो लाचार है, आप सोच सकते हैं। अगर मादा है तो उसको तो जिंदा रखा जाएगा क्योंकि भविष्य में वो दूध देने वाली है। लेकिन अगर नर पैदा हो गया तो उसके कोई काम ही नहीं है, तो उसको तो खाना भी नहीं देते हैं, उसको रूखा सूखा रखते हैं और फिर कत्ल खाने भेज दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा दूध मिले इसलिए उसे अननेचुरल खान पान दिया जाता है, जो अप्राकृतिक है वो खान पान उसे दिया जाता है। और फिर हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है कि उसे मशीन से दूध निकाला जाता है। मशीन को पता नहीं चलता है कि जानवर का दूध खत्म हो गया है, नहीं हो गया, मशीन तो खींचते रहता है, खींचते रहता है। जब दूध खत्म हो जाता है तो फिर जो निकलता है वो खून निकलता है। और खून जो होता है वो निकला है, वहां पे कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है तो वहां पस बनता है। और खून और पस वाला दूध हम पीते हैं और कहते हैं हम शाकाहारी है, तो ये सोचना पड़ेगा। और ये जानवर के लिए अनेक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये सभी चीज दूध के मार्ग से हमारे खुराक में आती है। इसकी भयानक साइड इफेक्ट्स है जिसे हमें समझना पड़ेगा। और ये पूरी कमर्शियल इंडस्ट्री है, यहाँ जो है पैसा कमाना है और कोई भी चीज है नहीं, टोटली कमर्शियल है। स्वार्थ है तब तक संभालेंगे, स्वार्थ खत्म हो गया तो नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया, नर को तो बचपन से ही खत्म कर देते हैं। मादा जो है एक उम्र तक बच्चे पैदा करती है, दूध देती है, बाद में मादा भी दूध नहीं दे सकती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, तो उसे भी स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है, कत्ल हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि भारत में ऑफिशियल रिपोर्ट्स है कि करीब 9 करोड़ गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था गए साल। 9 करोड़ गाय भैंसों का, आप सोच सकते हैं तो कितनी मात्रा में ये स्लॉटर भी होता होगा। रोज के लाखों जानवरों, गाय और भैंसों की कत्ल होती है। कारण क्या है? हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग काम का नहीं है या कमर्शियली वायबल नहीं, तो उसको कत्ल खाने भेज दिया जाता है। और जेनेटिक मैन्युपुलेशन होता है कि नर तो पैदा ही नहीं हो, सिर्फ मादा ही पैदा हो। तो ये सभी टाइप की अनियमितता, क्रूरता, सभी डेयरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है। तो छोटी डेयरी हो या बड़ी हो, प्रमाण में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतनी क्रूरता वाला जो दूध होता है वो हम पीते हैं। इस जानवर के इमोशंस भी इसके साथ में जुड़ते हैं। अभी ये देखिए, ये भैंस है, उसकी डिलीवरी कैसे करते हैं। देखिए ये इंडिया के ही सीन है। मेरा चार्जर, 1 मिनट। ये आप देख लीजिए,
ये आपने देखा है कैसी क्रूरता से ये बच्चा पैदा किया जाता है, कितनी हिंसा से तो ये बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। ये देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कितनी जबरदस्ती होती है जानवर पे, कितनी पीड़ा होती है। देखिए कितना बड़ा इंजेक्शन डाला जाता है और पूरा हाथ भी अंदर डाला जाता है। 9 करोड़ जानवर के साथ होता है ये हमारे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग के लिए। और फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि 89% ऑफ द मिल्क इज एडल्ट्रेटेड। और WHO ने कहा है कि 2025 तक इंडिया विल बी ए कैंसरस कंट्री। ये वार्निंग होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी दूध की डिमांड और हमारी उसकी वासनाएं इतनी हैं। ये देखिए जिसका हक है उसकी हालत क्या है, उसे पीने नहीं मिलता है, उसका दूध हम छीनते हैं और पीते हैं। अभी ये आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। जितनी हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग ज्यादा है, उतनी ज्यादा डेयरी इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी। उसके लिए जबरदस्ती जानवरों की बस्ती बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाता है। और जितने जानवर ज्यादा होंगे, जब काम के नहीं है तो उनको कत्ल खाने भेजना पड़ेगा, तो उतने ज्यादा कत्ल खाने बनेंगे, उतनी ज्यादा जानवर की कत्ल होगी। और जितनी ज्यादा कत्ल होगी उतना ज्यादा बीफ पैदा होगा, और जितना ज्यादा बीफ होगा उतना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा और बाजार में सस्ता बिकेगा। और जितना ज्यादा बीफ बिकेगा उतना ज्यादा नॉनवेज फैलेगा, जितना ज्यादा नॉनवेज फैलेगा उतनी ज्यादा दुख और पीड़ा फैलेगी। इस स्ट्रेट इक्वेशन है, आप समझ लीजिए। अभी ये जो कंपैरिजन, कोई बोलेगा भैया हमें तो कोई हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के साथ तो लेना देना है। तो कंपैरिजन देख लीजिए, क्या चीज कॉमन है जो हम ये जानवर का दूध पीते हैं। बर्थ में मनुष्य का, आदमी का जो है 2.5 से 3.5 किलो का वजन है, तो जानवर का 15 से 30 किलो वजन होता है, नस्ल के हिसाब से चेंज होता है। मनुष्य को चलने के लिए 9 से 12 महीना लगता है, ये जानवर इमीडिएटली खड़ा होकर चलने लगता है। मनुष्य की रिप्रोडक्शन एज 15 से 18 साल है, इनकी जो है 1.5-2 साल से भी उम्र में भी बच्चा पैदा करने के लायक बन जाते हैं। हमारा जो एडल्ट वेट है 60-70 किलो होगा, जो भी है। और ये जानवर का वजन जो है 250 से 500 किलो तक हो सकता है। वजन तो ज्यादा है, लेकिन उनका दिमाग हमारे से 2.5 गुना छोटा है। 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने वाला व्यक्ति अगर जानवर का दूध पिएगा, जिसकी नेचुरल लाइफ जो है 15 से 25 साल होगी, तो आपको सोचना है आपका आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा। मनुष्य 2 टांग पे चलने वाला है, ये 4 टांग पे चलने वाला है। मनुष्य के जो दूध है या जानवर का दूध जो है, हमारी जो जरूरत है उससे 3 से ज्यादा गुना फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, और भी बहुत सारे कैल्शियम होता है। हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इसलिए अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। डाइजेशन जो है, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बहुत सारे कॉमन चीज है। बहुतों को तो मिल्क एलर्जी भी होती है, पचा नहीं सकते, अनेक बीमारियों का कारण बनता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जानवर का दूध हमारे लिए कोई मैच नहीं है। और एक चीज है, मनुष्य का दूध हो या जानवर का दूध हो, उसकी शेल्फ लाइफ जो है कुछ ही घंटों में ये खराब हो जाती है। तो जो चीज कुछ ही घंटों में खराब हो जाती है, वो कुछ दिनों के बाद हमारे घर पे आती है, तो कैसे टिकती है। अभी हमें ये समझना पड़ेगा, दूध तो हम पीते हैं, हमें दूसरे कोई चीज से लेना देना नहीं है, हिंसा से लेना देना नहीं है, पर्यावरण से लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी, माइंड और इमोशंस पे क्या असर करती है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये भैंस एक गाना गा रही है, तूने मेरा दूध पिया है तू मेरे जैसा होगा। देखिए बहुत सारे का, देखिए ओबेसिटी एक कॉमन चीज हो चुकी है, क्योंकि अननेचुरल जानवर का दूध पीते हैं जिसका वजन बहुत ज्यादा है। 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने वाला आदमी अगर 20 साल के जीने वाला प्राणी का दूध पिएगा, तो आपका आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा, जरा सोचिए। वजन तो जानवर का ज्यादा है, लेकिन मनुष्य के दिमाग से वो 2.5 गुना छोटा है। तो क्या इससे आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी? ये जो जानवर जो है, सांड है,
जो दूध सांड का पोषण कर सकता है, अगर वो दूध अगर मनुष्य पिएगा तो क्या सांड वृत्ति मनुष्य में नहीं आएगी, विकार वासना नहीं बढ़ेगी? आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि विकार वासना एक चरम सीमा पे पहुंच गई है। कारण है अप्राकृतिक जानवर का दूध पी रहे हैं हम। और आज ज्यादातर दूध जो आता है पैस्चराइज होके आता है और बहुत सारी अंदर केमिकल मिक्सिंग करके आता है, तब जाके वो हमारे घर पे आता है। थैली वाला दूध पीता है इंडिया। मैंने पहले ही बताया था, कुछ ही घंटों में खराब होने वाला दूध अगर आप कुछ ही दिनों के बाद पीते तो टिकता कैसे? पैस्चराइजेशन करते हैं, बहुत गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं। तो एक चीज प्रूवन है कि जो भी चीज बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उसके सत्व कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। और ये दूध जो है इतने दिन टिकाने के लिए उसमें भयंकर केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसके हम आगे बात करेंगे। और हमारी दूध की मांग इतनी है, इसके लिए हमने जानवरों की बस्ती भी बढ़ाई, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। मिलावट की, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। तो नकली दूध पीता है इंडिया। नकली दूध बिल्कुल जानवर के बिना एक फैक्ट्री में भी बना सकते हैं। आप सभी ने इसकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी, न्यूज भी देखे होंगे, तो ये आपको जानना है। ये देखिए, ये जो मिलावट वाला दूध है, देखिए क्या क्या डाला जाता है। यूरिया है, फॉर्मुलिन है, डिटर्जेंट है, कॉस्टिक सोडा, बहुत बड़ी लिस्ट है, शैम्पू भी डाला जाता है। अभी आपको सोचना, इतना सारा डेडली केमिकल्स डाले जाते हैं, तब जाके ये दूध टिकता है, तब जाके हमारे घर पे कुछ दिनों के बाद आता है। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि फॉर्मुलिन जो है एक ऐसा केमिकल है जो डेड बॉडी पे लगाया जाता है ताकि डेड बॉडी जल्दी खराब ना हो। वही केमिकल जो है दूध में डाला जाता है, तब जाके दूध टिकता है। आप सोच सकते इसके साइड इफेक्ट्स ऑन ए लॉन्ग टर्म क्या होगी। आज भारत जो है एक लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। कारण क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है और बीफ प्रोडक्शन में हम आगे निकल गए क्योंकि हमारा दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा दूध, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो उतना ज्यादा जानवर, तो उतने ज्यादा जानवर की कत्ल होगी, तो बीफ का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो भारत जैसा देश बीफ प्रोडक्शन में आगे हो, वो बड़ा निंदनीय है, दुख की बात है। अभी हम धर्म के एंगल से देखते हैं क्या कहा गया है, क्योंकि हमें बताया गया है कि कृष्ण जी ने कहा है दूध पीना चाहिए वगैरह। अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि एक ही टॉपिक में मेरी 1.5 घंटे की वीडियो चलती है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जी ने क्या कहा है आप देख लीजिए। भगवत गीता में कहीं भी कृष्ण जी ने दूध पीने की बात नहीं है या उसमें से बढ़ने हुए प्रोडक्ट्स की बात नहीं की है। और आज की तारीख में भी जन्माष्टमी के दिन हम क्या करते हैं, जान के जोखिम पे चढ़ते हैं और दही की हंडी फोड़ देते हैं और दही गिरा देते हैं। अगर दही अच्छा था तो हमने नीचे उतार के खाया क्यों नहीं? कृष्ण जी का एक ही मैसेज था कि दही खाने लायक नहीं है, उसको जान के जोखिम पे भी गिरा दो। कृष्ण जी जो थी गोपियों की मटकी भी फोड़ देते थे और दूध गिरा देते थे, क्योंकि कृष्ण जी का ये सिंबॉलिक मीनिंग है जो आपको समझना पड़ेगा कि दूध पीने लायक नहीं है। कृष्ण जी मक्खन भी गिरा देते थे, ये बताने के लिए कि मक्खन भी खाने लायक नहीं है। और ये जो है भगवत गीता का श्लोक देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयंती। कृष्ण जी यही बताते कि मेरा खुराक जो है फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, पत्तियां हैं और पानी है। क्राइस्ट में भी जेनेसिस में हमको रेफरेंस मिलता है, क्रिश्चियनिटी में भी रेफरेंस मिलते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज योर ओरिजिनल डाइट। भगवान महावीर ने तो जितना स्पष्ट कहा है उतना और किसी ने नहीं कहा है। उन्होंने तो विगय त्याग और रस त्याग की बात की है, वहां सभी पशुजन्य खुराक के त्याग की बात की है। और आगे जो हम देखेंगे तली हुई चीज के त्याग करने की या कम करने की, गुड़ शक्कर की भी कम करने की बात की है, शराब लेने की भी बात नहीं की है, उन्होंने की है। तो उतना सारा अद्भुत साइंस दिया है। मसालेदार चीजें भी खाने के उन्होंने निषेध किया है। ऐसे ही रेफरेंस आपको बुद्धिज्म में भी मिल जाएंगे, सिख धर्म में भी मिल जाएंगे, इस्लाम में भी मिल जाएंगे कि किसी भी प्राणी को बेवजह परेशान मत करो, सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है। और यहाँ पे देखिए ये सभी मांसाहारी खिलाड़ी है या सेलिब्रिटीज है अपनी अपनी फील्ड के, और मांसाहारी थे, उन्होंने मांसाहार तो छेड़ा, शाकाहार तो लिया, लेकिन उसमें भी एनिमल बेस्ड सभी फूड उन्होंने त्याग किया। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पीता
छोड़ दिया और आज उनकी ताजगी स्फूर्ति अच्छी है, उनकी फिटनेस अच्छी है और सभी का कहना है कि हमें बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी सुधर गया, उनकी स्टेमिना भी बढ़ गई है। तो ये मत सोचिए कि दूध नहीं पियेंगे तो आपकी हेल्थ का कम हो जाएगी या स्टेमिना कम हो जाएगी। अभी ये जो है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मैंने बात की है। अभी जो है हम समझते हैं हम सभी शाकाहारी है ज्यादातर, और हम सोचते हैं हमने सात्विक आहार लिया है और जनरली हमारा खान पान यही होता है और हम इसे मानते हैं सात्विक आहार। इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। भगवत गीता में पहले क्या लिखा है देखिए। भगवत गीता का चैप्टर 17 वर्स 8 है। अगर उसका जो आप मीनिंग समझो तो जूसी अल्कलाइन डाइट, ये इसका मीनिंग है। भगवत गीता में तामसिक खुराक है, उसका अर्थ क्या है वो भी आप देख लीजिए। समय का अभाव में इसकी डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन लिखा है। राजसिक खुराक क्या है देख लीजिए क्या लिखा है। मसालेदार गर्मा गर्म ये वो स्पाइसी बर्निंग फूड ये हम लेते हैं। ये जंक फूड फास्ट फूड क्या है, यही तो है, हम खाते हैं। अभी ये जो खाना जो हम नॉर्मली ये खाते हैं, आप देख लीजिए कि ये जो मैंने साइड में क्या क्या वेराइटीज हम खाते हैं उसका नाम भी लिख लिया है। इसमें अल्कलाइन क्या है कभी आपने विश्लेषण नहीं किया होगा, लेकिन इस बार आप करके देखिएगा तो हार्डली कुछ अल्कलाइन है। कुछ गाजर के टुकड़े हैं, कुछ नींबू की एक स्लाइड है और कुछ ये 2 स्लाइस और भी हैं। बाकी का क्या है, सब अग्नि पे पकाया हुआ है, रोटी है, अनाज है। तो इसमें अल्कलाइन खाली हार्डली हम कुछ खाते हैं। एक गाजर है, ककड़ी के 2 स्लाइस है और ये जो लेमन है, इसके अलावा कोई भी अल्कलाइन डाइट की कैटेगरी में नहीं आता है। ज्यादातर कम ज्यादा जो है प्रमाण में एसिडिक भोजन की ओर जाता है। तो इतना एसिडिक भोजन हम सालों साल तक खाएंगे तो स्वस्थ रहना ऑन ए लॉन्ग रन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और फिर बहुत सारे रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड भी तो हम लेते हैं, इसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार भी कहा गया, वो भी हम लेते हैं तो उसको हेल्थ पे असर होगी। इसीलिए 40 साल 50 साल 60 साल के बाद अनेक बीमारियां आती है। उसका एक कारण ये मोटा कारण है, हम ग्रॉसली एसिडिक फूड लेते हैं। मैंने होपलेस डाइट की भी लास्ट टाइम बात की थी। हार्मोन्स लेस डाइट, ऑक्सीजन लेस डाइट, फाइटो न्यूट्रिशन लेस डाइट, एंजाइम लेस डाइट। ये मेरा इशारा किसकी तरफ था, ये अग्नि पे पकाए हुए भोजन की। जो भी चीज 45 से 50 डिग्री के ऊपर उसके सत्व नष्ट होने लगते हैं, उसके एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं, उसके पाइथो न्यूट्रिशन जो प्लांट बेस्ड जो न्यूट्रिशन होता है उसे पाइथो न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो सत्व खत्म हो जाता है। अगर हम लेंगे तो बॉडी को बहुत स्ट्रेन होता है उसको बचाने के लिए और ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। इसमें काफी शक्ति का व्यय होता है, सत्व का व्यय होता है। इसीलिए जो है ये होपलेस डाइट कहा गया है। अभी एक समझ लीजिए, अल्कलाइन डाइट और हेल्थ, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ये हमें समझना पड़ेगा। हम बने तुम बने एक दूसरे, इसलिए अल्कलाइन डाइट हमारा मेजर परसेंटेज होना चाहिए। अगर हम अल्कलाइन डाइट नहीं लेंगे तो देखिए शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो बीमार नहीं हो सकता। शरीर की जो भी वीकर नोड है वहां से ये बीमारी प्रकट होगी। तो अल्कलाइन डाइट लेना अनिवार्य है, एसिडिक भोजन को कम करना बहुत ही जरूरी है। अभी हम जो अनाज जो इतना खाते हैं, पहली चीज तो मैं बता दूं कि अनाज एसिडिक है, दालें उससे भी ज्यादा एसिडिक है। और ये जो खुराक है आपको शायद शॉक लगेगा, जैसे दूध और डेयरी प्रोडक्ट में शॉक लगा था कि ये अनाज जो है ये मनुष्य का खुराक नहीं है, ये पक्षियों का खुराक है। पक्षी इसको नेचुरली पचा सकते हैं। कोई भी अनाज पक्षी को दे दो, उसको जो चोंच होती है, दांत भी नहीं होती है, लेकिन वो चोंच से अंदर लेगा और बाहर भूसा निकालेगा। मनुष्य जो है
ये चबा नहीं सकता है। अगर आप गेहूं खाएंगे तो च्युइंगम बन जाएगी, वो आप खा ही नहीं सकते। अगर आपने निगल लिया पानी से साथ तो पूरा दाना का दाना आएगा बाहर, बॉडी के नॉट डाइजेस्ट। इसीलिए फिर हम बहुत सारी प्रोसेसिंग करते हैं, उसको आटा बनाते हैं, फिर उसको पानी के साथ ये करते हैं, फिर मसाला डालते हैं, पता नहीं क्या क्या करके फिर वो एक रोटी बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर उसको जो है उस पर घी लगाएंगे, कुछ मसाला डालेंगे, फिर भी हम नहीं खा सकते तो उसके साथ में कुछ दालें चाहिए, कुछ सब्जियां चाहिए। इतनी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था कुदरत की नहीं है। कुदरत ने सब कुछ हमको रेडी बना के दिया है। जैसे माँ बच्चे को रेडी करके देती है, वैसे कुदरत हमको रेडी करके देता है। हमारा काम है सिर्फ वो जो खुराक है उसको लेके खाना। इतना सारे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और दालें जो है ज्यादा एसिडिक है, इतनी कड़क है, हम खा नहीं सकते हैं। इसलिए अग्नि पे चढ़ाना ही पड़ेगा और उसमें मसाले डालने ही पड़ते, तब ये खाने लायक होता है। दिस इज अननेचुरल डाइट। कुछ भी नहीं मिला तो अनाज ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल डाइट के लिए ठीक है। नॉनवेज भी सर्वाइवल के लिए, दूध भी सर्वाइवल के लिए, फूड ग्रेन्स भी सर्वाइवल डाइट है, लेकिन आज हमारा वो मेन डाइट बन चुका है, इसीलिए इतने बड़े हेल्थ के प्रॉब्लम। हमें जो है सूर्य की गर्मी से जो भी पका है वो लेना है। अग्नि पे पकाया हुआ भोजन हमें कम से कम लेना है, क्योंकि कुदरत की व्यवस्था अग्नि पे चढ़ाए हुए भोजन की नहीं है, ये मनुष्य सर्जित व्यवस्थाएं हैं। और जो भी प्राणी वो जंगल में रहता हो, मोस्ट अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहता हो, लेकिन वो नेचुरल डाइट पे रहता है, तो अपना वो स्वस्थ रहता है, अपना आयुष्य जो है स्वस्थ तरीके से भोगता है। उसे ना तो कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ना तो कोई दवाइयां लेनी पड़ती है, वो प्राकृतिक तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख लेता है। ये कुदरती व्यवस्था के हिसाब से वो रहते हैं। लेकिन अग्नि पे पकाया हुआ भोजन आप खाएंगे, कृत्रिम अप्राकृतिक भोजन हम लेंगे, तो दवाइयां लेने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ऑपरेशन और सर्जरी करवाने के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और दुख और पीड़ा के साथ की मृत्यु हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो ये हमें कुदरत के नियम समझने पड़ेंगे। कुदरत ने जो है, हम पंच तत्वों से बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये पंच तत्व हम अगर जितने शुद्ध रूप में लेंगे उतना तो अच्छा ही है। और उसके बाद में कुदरत ने यही पंच तत्व में से फल है, सब्जियां है, पत्तियां कुदरत ने बनाई है सीजन के हिसाब से। ये कुदरत की व्यवस्था है, अगर ये लेंगे तो स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। ये देख लीजिए, पूरी एसिडिक फूड की मैंने लिस्ट डाली है। एनिमल बेस्ड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बहुत डेंजरस है, फूड ग्रेन्स है, कुक फूड है, शराब है, तंबाकू है, सिगरेट है, गुटखा है, चाय कॉफी है। और ये सब अगर आप लेंगे, फिर आप सोचेंगे मैं दवाई लूंगा, वैक्सीन लूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कुछ ऐसे कुछ कर लूंगा, कुछ रिचुअल करूंगा, या कोई ऐसी दवाई होगा या कोई पैकेज लेके मैं पैसे खर्चा करके रिकवर करूंगा, ये इम्पॉसिबल है। कुदरत के नियम सभी को एक समान लागू पड़ते हैं। आप अब्जोपति हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, कुदरत के नियमन तो सभी को समान रखते हैं। तो एसिडिक फूड से हमें बचना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखाई देता है एसिडिक फूड क्या है, अल्कलाइन फूड क्या है, आप इसको समझ लीजिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, आपने जो वेजिटेबल बेस्ड डाइट की ज्यादा मतलब उस पर ज्यादा फोकस किया है, तो सर बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारी वेजिटेबल भी एसिडिक होती हैं सर। और दूसरा चीज अडल्ट्रेशन भी होता है बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल में, तो आई थिंक इस चीज ये भी एक पूरी तरह से सुटेबल नहीं है मतलब मेरे अकॉर्डिंग। आपकी बात सही है, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। और भी कोई प्रश्न है तो बता दीजिए, तो ये तो मैं बताता हूँ। नहीं सर, बस दो ही चीज है, आपने बेसिकली दो चीज पे फोकस किया है। मैं आपको बता देता हूँ जी कि सर। कुछ फ्रूट, जैसे आप ही ले लीजिए, लेमन ले लीजिए, अगर आप चेक यस करेंगे सर। तो एसिडिक है, लेकिन ऑन डाइजेशन इट इज अल्कलाइन, बॉडी को अल्कलाइन इफेक्ट देता है। और ये प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें वो सही है, सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट मिलता है वो सही है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि एडल्ट्रेशन होता है, काफी कुछ ये जो पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट ये वो करते हैं, वो सही है। लेकिन ये सभी चीजों में होता है, ऐसा नहीं है कि अनाज में नहीं, अनाज में उससे ज्यादा होता है। आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कैसे उसको ठीक करना है। तो क्लीनिंग देखिए, एक चीज समझ लीजिए,
एक चीज समझ लीजिए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को एक स्किन होती है, जैसे हमको चमड़ी है वैसे उसको भी स्किन है, तो जिस पे भी स्किन है उस पे से साफ करना बहुत आसान है। अनाज जो है उस पे स्किन नहीं होती, एक बार उस पे जो लग गया वो अंदर चला जाता है तो उसमें से निकलता नहीं। और बाकी आप सभी चीज देख लीजिए, सभी में है। आप तो केमिकल दवाइयां लेते हो तो केमिकल्स ही है, 100% केमिकल है। आप टूथब्रश लीजिए, टूथपेस्ट देख लीजिए क्या है, आपके जो है साबुन क्या है, जो आपकी स्किन पे रगड़ते हैं वो भी तो केमिकल्स ही हैं, वो इसके भी इफेक्ट होते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप यूज करते हो उसमें केमिकल्स नहीं है, और जो भी आप खाते हो वो सभी में केमिकल्स है। मुझे एक चीज बताइए जिसमें केमिकल्स नहीं है। और अनाज में जो केमिकल मिक्सिंग होता है वो भी भयानक है, और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। यहाँ तो कुछ पॉसिबल है कि हम रिवर्स कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है तो आप आपका खुद का छोटा सा किचन गार्डन बना सकते हैं, उसमें भी कुछ उगा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो सकती है, लोकल ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, जहां जो है प्राकृतिक तरीके से आप उगाएंगे। तो ये जो आपकी जो शंका है उसको आप जो है उसमें से बच सकते हैं। समझ गए सर? सर मेरा एक और भी हमारी जो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे साफ किया जा सकता है, और जो है ऑर्गेनिक अगर मिलता है तो सर मेरा और सर सीजन मेरा एक क्वेश्चन और है कि हाँ, और एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, आप जो है ना सीजन के हिसाब से फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। सीजन के हिसाब के जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल होता है उसमें मिनिमम एडल्ट्रेशन होता है, मिनिमम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स डाले जाते हैं। तो बरसात के सीजन में जो उगता है, बरसात की, ठंडी की सीजन में, ठंडी की, गर्मी की सीजन, वो सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी पड़ेगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं। हाँ बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर, जैसे मिनरल्स हुए, विटामिन हुए, कार्बोहाइड्रेट, ये और इवन फैट, ये सब तो हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल सकता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और एक बहुत की न्यूट्रिशन है मतलब बॉडी के लिए। तो अगर हम ग्रेन और डाइटरी प्रोडक्ट जो भी हैं इनको यदि रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास प्रोटीन सोर्स क्या बचता है? प्रोटीन की फुलफिलमेंट कैसे करेंगे सर? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम कुदरत की ओर जाते हैं। गाय है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, उनका शरीर तो हमारे से भी भारी है, उनमें हड्डियां भी ज्यादा है, उनका फैट्स भी ज्यादा है, और श्रम भी हमारे से ज्यादा करते हैं। अगर उनको खुला छोड़ दिया तो प्राकृतिक तरीके से क्या खाते हैं? घास ज्यादातर खाते हैं, पत्तियां खाते होंगे। हाथी जैसा हाथी इतना बड़ा जो है, जिसकी ताकत की कोई कल्पना नहीं है। तो हमें कुदरत की महानता को समझना पड़ेगा, ये मेडिकल मिथ से बाहर आना पड़ेगा कि इसके लिए ये फैट, विटामिन, ये वो वगैरह। कैल्शियम तो हमको ज्यादा चाहिए, ये हाथी को चाहिए और ये घोड़े को चाहिए। घास में से उसको सब कुछ मिल जाता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इसमें से ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। मैं बता दूं, पिछले 4.5 साल से मैं संपूर्ण यही खुराक पे हूँ। उसके पहले 3 साल जो था मैं 95% जो था यही प्राकृतिक खुराक पे था। करीब आज 8 साल, 8.5 साल के ऊपर हो गया, आपके सामने खड़ा हूं। तो ये एक मिथ है, मेडिकल मिथ है कि प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये वो वगैरह वगैरह की जो क्लासिफिकेशन की गई है, ये है वो है। लेकिन हम जो है जीवित चेतना हमारे साथ जुड़ी हुई है, अद्भुत केमिकल फैक्ट्री हमारे अंदर है, कुदरत ने दी है। आप जो भी खाएंगे उसमें से वो कन्वर्ट कर लेती है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, बच्चा माँ के पेट में होता है, पहले भी माँ वही खा रही थी, बच्चा पैदा हुआ तब भी वही खा रहे, पेट में था तब भी वही खा रही थी, बाद में भी वही खा रही है। तो जब जरूर नहीं था तब कुदरत कुछ और कर रही थी, बच्चा पेट में आ गया तो उसमें से ही उसका बच्चे की बॉडी पूरी बना दी, बाहर आने के बाद उसे वही खुराक में से दूध बना के दे दिया। तो बॉडी की जो महानता है समझिए, कुदरत की महानता को समझिए, और ये जो मिथ है इसमें से बाहर आइए। कुदरत ने जो दिया है वो सही है, बड़े प्रेम से, बड़े शांति से उसको ग्रहण कर लीजिए, बाकी कुदरत पे छोड़ दिया। इट्स सुपर नेचुरल साइंस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो है ना जुगाड़ जो हुआ है, जो मेडिकल मिथ फैला हुआ है, और एक जो भय पैदा किया है, ये कहाँ से मिलेगा वो, जब भी मैंने भी स्टार्ट किया तो मुझे तो माइक्रो न्यूट्रिशन इसकी उसकी काफी बातें की गई थी। लेकिन मैं जानता था कुदरत महान है, सभी प्राणी अगर कुदरती खुराक पे जी सकते तो हम क्यों नहीं जी सकते।
हम तो मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, तो क्या आदमी का साइंस भगवान से, कुदरत के साइंस के ऊपर है? कुदरत ने तो कुछ भी पका के नहीं दिया था। अगर जरूर होता तो कुदरत हमको बना के देती ना। और फल और सब्जियां और या हरी पत्तियां जो भी कुदरत ने दिया है वो संपूर्ण है। तो इतने सारे प्राणी रहते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं रह सकते? ये थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिए, तो आपको ही इसमें से कुछ नई स्फूर्णा मिलेगी। जी सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी है। मतलब ये बातें तो मुझे आई ओपनर लगी, आंखें खुल गई कई चीजों देख के। दूध दूध के बारे में जो बताया और अनाज के बारे में जो बताया, अब मुझे मेरा सवाल ये शुरू होता है, यदि दूध, एक तो ये हम इतने सालों से खा रहे हैं, इतने सब लोग चल रहे हैं, इतना ये लीगेसी बन गया है इसको इसको प्राप्त करना, तो जो इसके लिए जो गवर्नमेंट मशीनरी दूध को बढ़ाने के लिए सरकारी कुछ अपना करती है, सरकार भी यदि अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, तो सरकार के द्वारा भी ये कार्य किए जाते हैं, वैसा क्यों है? और दूसरा, यदि हम दूध ना लेंगे, ये अनाज सरकार से वो नहीं लेंगे, तो बेहतर विकल्प हम इस जीवन के इस पड़ाव पर क्या बेहतर विकल्प बनता है जो हम इससे उसको प्राप्त करें? थैंक यू। बहुत ही सुंदर सवाल है आपका, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, हम सभी को पता है शराब अच्छी नहीं है जी, सिगरेट अच्छी नहीं है, गुटखा अच्छा नहीं है, ड्रग्स भी अच्छे नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो अच्छी नहीं है, लेकिन आज खुलेआम बाजार में बिकती हैं। सरकार ने ऑफिशियली परमिशन दी है और ये हो रहा है कि हमारे सामने है। तो सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ये रेवेन्यू बेस्ड गवर्नमेंट है, तो उनको तो रेवेन्यू मिलेगा तो करेंगे। और बहुत सारे लॉबीज है, बिजनेस कन्वर्ट होने के बाद में सब प्रॉफिट में। मैंने जैसे बोला था पहले भी, मैंने आपको बताया था, पैसा जो है परमेश्वर के ऊपर चला गया है। और ये जो है ना, जैसे कुछ गलत प्रथाएं हैं, सदियों से चली आई है और चलेगी, ऐसा नहीं है। तो सदियों से चली आई, इसलिए वो सही है वो मानना गलत है। हो सकता है सती प्रथा भी सदियों से चली आई थी, तो वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम कुदरत के कानून से देखना चाहिए। और मनुष्य जो है, जो मोक्ष निर्माण की बात करता है, वो इतना बीमार क्यों है? जन्म से लेकर अंत तक, गरीब से लेकर अमीर तक, इस हर कोई जो है एक मान्यता से चलता है। हर किसी का जो फोकस है खाली पैसा कमाना है, और किसी अपनी बुद्धि लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज हमें समझ लेना चाहिए कि सरकारों को अगर पता भी है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वी हैव क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। सरकार से उम्मीद रखेंगे ये तो बहुत लंबे की बात है, लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पे कर ले, वो इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो धीरे धीरे होगा। तो पशुजन्य खुराक जो है, जैसे हम मांसाहार नहीं लेते हैं, बहुत सारे मांसाहारी लेते हैं, तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे ही किया है ना। तो ये जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो हमें इंडिविजुअल लेवल पे सोचना पड़ेगा। और पूरे विश्व में ये आज जो ये मुहिम चली हुई है, जिसे हम वीगनिज्म की बात करते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं, और उसके लाभ भी होते हैं, पर्यावरण का भी लाभ होता है, जीवदया का काम होता है, काफी कुछ अच्छा काम होता है। तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन जो है उसका हो गया। दूसरा क्या था आपका, अनाज के बारे में क्या था? आवाज नहीं आ रही है सर, आपका अनम्यूट कीजिए। दूसरा सिंपल सवाल है, बहुत जनरल सवाल है कि मिल्क यदि हम ना लें, एक्चुअली हमको डिफिशियंसी का डर है, मुझे सबको डिफिशियंसी का डर है, तो उसका बेहतर विकल्प क्या है, मिल्क ना लें या अनाज लें? देता हूँ, चलो बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका। पहली बात है कि दूध जो मैंने पहले भी बताया था, अमृत है पैदा हुए बच्चे की, उसके बाद दूध की जरूरत नहीं है। और कोई भी प्राणी बचपन में पैदा हुआ तब उसकी माँ का दूध पीता है, और कोई भी प्राणी नहीं पीता है, सभी स्वस्थ रहते हैं। तो पहली चीज समझ लीजिए, दूध पीने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पीना है क्योंकि एक आदत पड़ गई है। तो डेयरी ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, पशु वनस्पति जन्य दूध मिलता है, आप कोकोनट में से भी बना सकते हैं, आप जो है अपने जो है सोयाबीन में से भी बना सकते हैं, और पीनट्स में से भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है जिसमें से आप ये दूध बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं। आइसक्रीम भी आज की तारीख में वीगन आइसक्रीम भी मिलती है। ऐसी कोई भी चीज है जो नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। आप छाछ भी बना सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, आप टोफू भी बना सकते हैं। तो सभी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। नहीं है आप घर पे चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो संपूर्ण आपके लिए सात्विक भी होगा, न्यूट्रिशियस भी होगा, और सस्ता भी है, ऐसा महंगा नहीं है।
तो ये पॉसिबल, आप बादाम का भी दूध बना सकते हैं, सबसे इजीएस्ट है बादाम का दूध बनाना, काजू का दूध बनाना, ये काफी है। और ये वीडियोस भी मेरे पास है, मैं आपके ग्रुप में अपलोड डाल दूंगा, आप देखिए, सारी वेराइटीज बन चुकी है। और ये मत सोचिए कि मैं जब भी बता रहा हूँ तो इसमें टेस्ट नहीं है, मैं स्वाद और स्वास्थ्य का कॉम्बिनेशन आपको दूंगा। मीन्स आप ये लाइफस्टाइल बना सकते हैं और आप इस पे रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पन्ना से सीता चतुर्वेदी। मैंने आपकी सर बड़ी मतलब रोचक वार्ता और काफी उथल पुथल भी है, कई प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं, तो मैं उनमें से एक दो प्रश्न के उत्तर आपसे चाहती हूँ। सर, जैसा कि आप मिल्क के बारे में बोला सर, तो ऐसा है कि हम लोग बहुत कहना चाहिए, हमारे पूर्वज या कहना चाहिए हमारे दादे परदादे सभी लोग घर में गाय भैंस पालते, जो घर में दूध होता था वो सेवन करते थे। लेकिन सर यदि वो हानिकारक रहा है तो हम लोग लंबे समय से उसको क्यों लेते चले आ रहे हैं। दूसरी चीज सर ये भी है कि आज डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि वो बच्चे को दूध ज्यादा पिलाइए, कैल्शियम है, इसमें संपूर्ण आहार है, तो सर डॉक्टर रिकमेंड कैसे करते हैं और क्यों सलाह देते हैं सभी बच्चे को ज्यादा समझ। आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मैं आपके भावार्थ समझ रहा हूँ। आप क्या कहने चाहते हैं कि दूध तो आपके बाप दादा से के जमाने से आता था, पी रहे थे, और कोई हेल्दी भी रहा होगा, पॉसिबल है कोई 80 साल तक जिया भी होगा। लेकिन बहुत, मैंने ये सब सर्वे किया है, मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी 70-80 साल जिए हैं। उनके जी सर, और थोड़ा ये भी बोलने का है सर कि यदि इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो इस पे बिल्कुल सभी को जो है थोड़ा सा वर्कशॉप होना चाहिए और सबको सर थोड़ा सा बताना चाहिए कि नहीं, दूध हानिकारक है, आप इसको ज्यादा उम्र तक नहीं ले सकते। सर इसका थोड़ा सा दूध के बारे में जैसे आपने बोला, तो डॉक्टर लोग को भी ये बताना चाहिए सर। आता हूँ, आपके प्रश्न पे आता हूँ। जी जी ये सर। जो है एक परंपरा बन गई है, जैसे शराब भी पीते हैं ना, पता है, फिर जी भी पीने वाले पीते ही है ना। जी नॉनवेज भी खाते ही है, सही नहीं है जो वेजिटेरियन मानते हैं, लेकिन खाते ही है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, पता है तो भी चलती है। और कुछ चीज जो है ना, जी धर्म के साथ जोड़ दी जाती है, स्वाद के जी साथ जोड़ दी जाती है, जी टेस्ट के साथ जोड़ी जाती है, तब जाके ये डिफिकल्ट बन जाती है। और फिर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, और जी हमको टेस्ट आता है तो हम कुछ भी बाद में सोचने के लिए तैयार नहीं है। मैं जी आपको कुदरत के नियम से बताता हूँ, अगर जरूर होता दूध तो कुदरत जिंदगी भर दूध की व्यवस्था कर देता। जी हर साल आपको फल सब्जियां कुदरत बना के देता है, पानी की व्यवस्था कुदरत ने की है, हवा की व्यवस्था कुदरत ने की है, गर्मी की व्यवस्था कुदरत ने की है, ठंडी की व्यवस्था कुदरत ने की है। तो यार दूध की व्यवस्था कुदरत नहीं कर सकती? अगर उसको लगता कि जिंदगी भर दूध देना है तो करता, कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन नहीं जरूरत है, इसलिए कुदरत ने नहीं की है। और मैंने आपको भगवत गीता के भी रेफरेंसेस बताए, जी और भी धर्म के रेफरेंसेस आपको बताए। क्यों बताए? कि वहां भी सत्य बोला गया था, लेकिन हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया, या वो सत्य को हम समझे नहीं, और ना ही किसी ने प्रयोग किया है, और जिसने प्रयोग किया वो बोलने की हिम्मत नहीं रखे। तो ये जो जी सत्य है आप प्रयोग करके देखिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपके दादा दादी जो भी होंगे वो 80 साल जिए होते, जी होते भी, लेकिन अगर उसने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लिए होते तो शायद और 10-20 साल ज्यादा जिए होते, और वो भी स्वस्थ जिए होते। ये पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि जिन्होंने भी ये नहीं लिया है उनकी जो जिंदगी का जो अंतिम तबक्का है वहां उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा है। ये भी हमें समझना पड़ेगा। और परंपराएं सभी सत्य नहीं है, गलतियां जो है सभी के साथ जुड़ी हुई है। और जब धर्म के साथ जुड़ जाती है, परंपरा के साथ जुड़ जाती है, तो हम इमोशनल हो जाते हैं, सत्य भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मैंने कुदरत के नियम से भी बताया। और बाकी जितने भी दुधालु प्राणी हैं, देख लीजिए कौन पीता है। करीब 5,000 से ज्यादा दुधालु प्राणी है। बचपन में अपनी माँ का दूध पिया, बाद में कोई भी नहीं पी रहा है। और वो तो जंगल में रहते हैं, वहां तो कोई भी हाइजीन नहीं है, मट्टी में खाते हैं, और कितने दिन पुराना पानी जो है वो पीते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। और हम इतना सारा हाइजीन हाइजीन करके भी क्यों इतने बीमार रहते हैं? तो ये सोचना पड़ेगा। तो बड़ा क्रांतिकारी विचारधारा है। हम लोग तो बिल्कुल जो है स्टनिंग वो है कि जो कुछ से सुनते पढ़ते आए और उससे बिल्कुल
एक अलग किस्म का है, तो निश्चित रूप से इसको फॉलो करना में हम सभी का लाभ है। लेकिन मैं ये कुछ प्रश्नों में से एक ये है कि सर इसमें स्टडी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम स्थापित जो मान्यताएं हैं और जो मेडिकल साइंस है उनके इन जो है उन विचारधाराओं को गलत सिद्ध करें। तो अभी कितनी स्टडी इस पर हुई है, कितने लोगों ने इसको फॉलो किया है? आप सर इसको कब से फॉलो कर रहे हैं, और आज आप स्वस्थ दिख रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? ये सारे प्रश्न, और अंतिम रूप से कि रोज का डाइट प्लान क्या होगा, कितनी पत्तियां और कितने फल और किस रूप में हमें ये प्रोटीन और बाकी चीजें जो है इसको सप्लीमेंट करेंगी, ये विस्तार से थोड़ा अलग से, या फिर ये मेरे कुछ प्रश्न है सर, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत कम उम्र में लोग बाग बीमारियों से तो ग्रस्त हो ही रहे हैं, मैं भी हूँ तो इससे बहुत कंसर्न रख रहा हूँ। देखिए, एक चीज जो है पहले समझनी चाहिए कि कुदरत जो है वो हमें संपूर्ण देने को तैयार है और जन्म से लेकर अंत तक स्वस्थ रखने को तैयार है। और मनुष्य जो सबसे बुद्धिशाली प्राणी है, उसको अपने बुद्धि का जो सदुपयोग करना चाहिए, सत्कर्म करने के लिए दी है, न कि कुदरत के विरुद्ध जाके कुछ ऐसा काम करे और फिर उसकी चुंगल में फंस जाए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए। हाँ, आपने जो बताया क्रांतिकारी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि क्रांतिकारी है, क्योंकि परंपराओं के विरुद्ध है। ऐसा सुनने के पहली बार तो ऐसे जैसे 440 वोल्ट का झटका लग, आपको बिल्कुल एग्री होता हूँ। तो बहुतों को लगता है, लेकिन जो भी सुनता है, हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, शिविर होती है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं, वो भी सुनते हैं। पहले तो विरोध करते हैं, यार ऐसा कैसा हो सकता है, वी हैव बीन क्वालिफाइड, हम इतना 30 साल का अनुभव रखते हैं, बहुत कुछ रहता है। लेकिन सुनने के बाद बोलते हैं हाँ, आई थिंक आप बोल रहे हो सही है। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बोला है कि हमने तो जो डीन है यूनिवर्सिटी के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन है बड़ौदा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि मैंने 5000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाया है, लेकिन हमने सब गलत पढ़ाया है। प्रकृति का विज्ञान पढ़ाना चाहिए तो वो हमने नहीं पढ़ाया है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर खुद बीमार है। तो डॉक्टर जो है वो बीमार क्यों होते हैं, पहले तो वो क्वेश्चन होना चाहिए। अगर जो है हमारे साधु संत महात्मा भी उतने बीमार है, वो जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास डिवाइन नॉलेज है तो आप इतने बीमार क्यों हैं, और हमारी दूसरी हीलिंग के लिए डॉक्टर्स होते हैं, वो भी इतने बीमार हैं, तो ऐसा क्यों, एक बड़ा प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि दोनों ने जो है कुदरत के नियम नहीं समझे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने परंपरा को धर्म समझ लिया है, चलती है, चलने दो। ये जो शास्त्र जो सत्य मैं बता रहा हूं, सभी धर्म में उसका उल्लेख है, लेकिन क्लियर उल्लेख नहीं मिलता और शास्त्र का सही अर्थ करने वाले नहीं रहे हैं। मेरा जो है, मैंने तो प्रयोग किया, मैंने तो कुदरत के नियम के हिसाब से समझा इसको कि दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द अल्टीमेट साइंस, एन एब्सोल्यूट साइंस। इसके ऊपर का कोई साइंस नहीं हो सकता। मेरे मन में संपूर्ण श्रद्धा आ गई, संपूर्ण विश्वास के साथ किया, मुझे रिजल्ट्स मिले। फिर अभी दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कैसे हिला सकती है? तो ये पहली बात ये हो गई। और फिर जैसे जैसे समझते गए कुदरत की महानता समझते गए, और इतनी सारी डिटेल है, इतनी सूक्ष्म चीजें एक साथ हो रही है, तो उसकी डिविनिटी जब हम सोचते हैं तो लगता है हमारा दिमाग उधर यूज नहीं करना चाहिए, उसके शरण में चला जाना चाहिए। और उसके शरण में गए तो निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वो करेगा तो शुभ ही करेगा, अच्छा ही करेगा, दिव्य ही करेगा। तो इनर इंजीनियरिंग जो आपका जो ग्रुप है, इसको ये समझना जरूरी है कि कुदरत के साथ जुड़ना, दैट इज द रियल इनर इंजीनियरिंग। आप सर इस पर कब से हैं, इस डाइट पर कितने वर्षों से हैं? आपको बताता हूँ, करीब करीब पिछले 8.5 पौने 9 साल होने को आ गए मैं ये डाइट पे हूँ। इसके पहले मैं अनेक बीमारियों से पीड़ित था, लिस्ट काफी बड़ी है। बचपन से था, सर्दी खांसी कफ भी था, कब्ज भी था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी थी, कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम थे। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम आया, फिर डायबिटीज आया, ब्लड प्रेशर आया, कोलेस्ट्रॉल आया, थकान आया, और ये जो है बॉडी पेन, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर वगैरह के प्रॉब्लम रहे हैं मेरे साथ।
मैंने बहुत सारी चीजें की, योगा किया, प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया, ये खाओ ये मत खाओ वगैरह वगैरह, दवाइयाँ की, एलोपैथी की, होम्योपैथी की, काफी कुछ किया मैंने। कुछ रिजल्ट मिले भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, लेकिन जैसे जैसे करते गया मेरा वेट भी बढ़ते गया, मेरा पेट भी बढ़ते गया, मेरी बीमारियां भी बढ़ती गई और मेरी दवाइयां भी बढ़ती गई। फिर एक बार मैं कुदरत के नियम समझा और मुझे लगा कि यह है, मेरे मन में शंका को कोई स्थान नहीं था, मैंने किया, मुझे रिजल्ट मिले और मेरे जैसे लाखों ने किया है, सभी को रिजल्ट मिले हैं। तो ये कुदरत का नियम है, सार्वजनीन है, सभी को लागू पड़ता है, ये आपकी मान्यता से कोई लेना देना नहीं। हाँ, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा, रिजल्ट बिल्कुल देता है, क्योंकि कुदरत के कानून है, ये शाश्वत है, ये समय के साथ चेंज नहीं होता। मेडिकल साइंस आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ और बोलता है। तो मनुष्य सर्जित साइंस जो है उसकी एक सीमाएं हैं और कुदरत का सार्वजनीन कानून है, दोनों में बहुत भेद समझना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में भी सत्य मिलता है और आज का मॉडर्न साइंस में भी ये सत्य काफी कुछ इन्वेस्ट हुआ है, बहुत कुछ एस्टेब्लिश हुआ है। आपको अगर पढ़ना है तो चाइना स्टडी पढ़ लीजिए, बहुत सारे वेस्टर्न डॉक्टर्स ने भी रखा है। और आपको एग्जांपल देना हो तो अमेरिका के पास प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे, उनको अनेक बीमारियां थी, हार्ट के प्रॉब्लम थे, उन्होंने अनेक बार ऑपरेशंस करवाए थे। फिर उनके डॉक्टर जो थे वो प्राकृतिक इलाज के लिए उनको बोलते हैं नो मोर, अभी कोई ऑपरेशन नहीं करना है। और उन्होंने अपना डाइट चेंज किया, बिना ऑपरेशन बिना ट्रांसप्लांट वो स्वस्थ हो गए। तो ये हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये चेंज हो रहा है, ये वीगनिज्म हो रहा है, ये फायरलेस वीगनिज्म हो रहा है, जिसको रॉ वीगन बोलते हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आत्मबल जगाना पड़ेगा, तो होगा। खाना पीना ही हम जिंदगी का अगर हमने गोल बना लिया है, खाने पीने में ही मजा है, तो अटक जाएंगे। फिर खाली हम मोक्ष मुक्ति निर्वाण की बात करेंगे, इनर इंजीनियरिंग होगा ही नहीं। ये इनर जो मतलब सर 50 की बाद आप टर्न आउट हुए इस तरफ? मुझे 50 के बाद, मुझे 55 की उम्र में ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान मिला। अच्छा, 55 में? हाँ, तो बाद में मैंने किया। अभी कोई यहाँ पे कोई हो सकता है 20 साल की उम्र वाला हो, कोई 10 साल 12 साल का लड़का भी सुनता हो, अगर वो समझते हैं और जल्दी से प्रयोग करते हैं और अपना आत्मबल जगाते हैं तो यस वेरी ब्राइट, 100-125 साल स्वस्थ जिएंगे वो लोग। तो सर आपका डेली जो डाइट प्लान है वो जरूर शेयर करिए हम लोगों के साथ। प्रोग्राम आएंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगा, तब बताऊंगा तो ज्यादा रेलेवेंट। अभी मेरा कुछ और प्रोग्राम में बताना बाकी है, हो सकता है कि और एक इवेंट रखे तो तब मैं वो बताऊंगा और फिर वो चर्चा हम कर लेंगे तो बेटर रहेगा। धन्यवाद। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं प्राकृतिक भोजन पे हूँ, मैं ज्यादा फ्रूट्स ही खाता हूँ, सलाद ही खाता हूँ, कुछ हरी पत्तियों का जूस भी पीता हूँ और ये सब चीजें रहती है। बाकी हवा खाता हूँ, पानी पीता हूँ। यस सर। सर आप एक्चुअली नेचर पे ज्यादा जोर दे रहे हो सर। तो एक एवोल्यूशन जो होता है उसमें नेचर क्या करती है कि जो नेचर के अकॉर्डिंग होता है तो उसे तो नेचर रखती है, और जो नेचर के अगेंस्ट चलता है नेचर खुद उसे एक्सटेंड कर देती है, खुद उसको एलिमिनेट कर देती है। तो सर जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन आज से करीब 10,000 साल पहले स्टार्ट हो गया था, तो नेचर ने इस पे वर्क क्यों नहीं किया? नेचर को भी इस पे इस चीज को मतलब होमोसेपियन के अगेंस्ट लेना था। और जैसे पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस आज 8 बिलियन समथिंग हो गई, तो सर नेचर ने इस पे वर्क क्यों नहीं किया? नेचर खुद एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देती है होमोसेपियन को। वही तो किया है ना, कुदरत ने इतनी सारी बीमारियां तो करवा दी, हर कोई बीमार है, हर कोई दुखी है, हर कोई लाचार है। ये नेचर बीमारी जो है ऐसे कैसे नहीं आती, हम कुदरत बोलते तो उसकी सजा बीमारी। आज बच्चा जो है माँ के पेट में भी मर रहा है, बचपन में भी मर रहा है, जवानी में भी मर रहा है, बुढ़ापे में भी मर रहा है। हम दवाइयों के जोर पे थोड़ा आयुष्य खींच लेते हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, डिपेंडेंट है। तो दुख भी तो पैदा कर दिया है, और दुख में चिंतन मनन करेंगे तो ये स्वस्थ का आपको आगे का रास्ता मिलेगा। तो नेचर ने पनिश किया है, आज हर कोई बीमार है, वो गरीब हो या अमीर हो, साधु संत महात्मा हो, डॉक्टर हो, क्यों पनिश हुए हैं? वो कुदरत के नियम तोड़ रहे हैं, इसलिए तो पनिश हो रहे हैं। तो कुदरत कर ही रही है और वो करती ही है। आज क्लाइमेटिक चेंज देख लीजिए कितना सारा हो रहा है, पिछले 200-300 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो इतने सारे अप्राकृतिक हो गए हैं, नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो हर चीज की हम सजा भुगत रहे हैं। पोल्यूशन बढ़ गया है, काफी कुछ है, तो वी आर पेइंग द कॉस्ट, नॉट दैट वी आर नॉट पेइंग।
वो ग्रेजुअल फेज में आएगा और भी आएगा कि ह्यूमन सर्वाइवल इज बिकमिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। तो ये हो रहा है, यहाँ हमारे सामने है। लॉ एंड ऑर्डर भी आज बहुत डिफिकल्ट हो गया है। यहाँ जो है प्रेम का संबंध ही किसी के साथ नहीं है, शांति और वो होता ही नहीं है, सुख शांति प्रेम तो है ही नहीं हमारे भीतर। पैसे की दौड़ में ही हम पड़े हैं, तो हर किसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर। जी सर, मेरा प्रश्न था कि डीआईपी डाइट और एनडीएस डाइट जो आप बता रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंट ज्यादा अंतर है कि सेम ही है? और दूसरा प्रश्न जो हम लोग डाइट जो है उसमें जो है वो अनाज खाने की जो है वो मात्रा है, और यहाँ पे जो हमारा जो है और डिटेल में जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस में जा रहा है, वो एक जनरलाइज्ड है, वो बेटर ही है अपने नॉर्मल डाइट से, काफी कुछ अच्छा ही है। डीआईपी डाइट जो है वो सही अच्छा ही है, लेकिन उसके कुछ स्टेप आगे की हम बात करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, डे टू डे लाइफ में क्या होना चाहिए, गंभीर बीमारियों में क्या होगा, ये सब बातें चीजें होती है। और फिर जो है ये एनडीएस जो है खाली खान पान पे नहीं है, सेवा की भी बात करता है, सिमरन की भी बात करता है। ये सब तीनों पहलू का बैलेंसिंग करना है। खाली खाने से एक लेवल तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका जो है ह्यूमन पर्सनल रिलेशंस है उसको भी इम्प्रूव करना है, और वो जो प्रकृति के नियम है उसके साथ भी जुड़ना पड़ेगा। और जो है वही जो हम सही जो है मेडिटेशन क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा, जहां से हमारे स्वभाव का परिवर्तन हो, हमारे जो है में सुख शांति प्रेम और आनंद की जो भावनाएं हैं वो जो है उजागर हो, और डे टू डे लाइफ में डिफरेंस दिखाई दे, वो सब भी आगे करना पड़ेगा, तब जाके हम होलिस्टिकली स्वस्थ होते हैं। जी सर, एक प्रश्न और था कि जैसे कि टाटा नमक का तो इसमें यूज जहाँ तक मुझे जानकारी नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नमक का कोई जरूर नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कुदरत ने जो चीज में जो चाहिए वो डाल के दिए है। खट्टे फल भी दिए हैं, मीठे फल भी दिए हैं, अरे भिन्न भिन्न प्रतीके भी दिए, सब कुछ दिया है। जो चीज जैसे है उसको ले लीजिए, मसाले का मिनिमम उपयोग कर दीजिए, और उसमें भी जो है नमक और शक्कर वो और गुड़, उसको जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मैं अभिलाषा वाजपेयी, मैं बैतूल जिले से बोल रही हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब जैसे कि आपने जो धार्मिक उस पे बोला कि कृष्ण जी माखन को मतलब अवॉइड करने का एक वो संदेश देते हैं या दूध को अवॉइड करने का संदेश देते हैं, पर हमारी कुछ धार्मिक मान्यताओं में जैसे शरद पूर्णिमा के दिन खीर को चंद्रमा के उसमें रख के खाने का विधान है, पंचामृत हम हर उसमें अपने खाते हैं, तो सर ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट टू क्रिएट हो रहा है? मैंने पहले भी बताया था, कुछ परंपरागत मान्यताएं हैं जो धर्म के साथ जोड़ी गई है, तो इसके कारण होता है ऐसे। तो देखिए अभी हर भगवान के साथ में कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। शिव के साथ क्या जोड़ा गया है? उनके साथ जल का अभिषेक मतलब दूध का अभिषेक भी डाला गया। नहीं, मैं वो अभिषेक देखिए क्या है, ये मैन मेड, देखो जिन्होंने भी किया है ना, अपनी मान्यताओं को प्रगाढ़ करने के लिए धर्म के साथ जोड़ दिया गया, तो फिर हम लोग कभी सोचेंगे नहीं। आपको एक कुदरत के नियम से सोचना है। और मैंने यहाँ आपको बताया कि अगर दूध को इतना बड़ा चीज होता तो कहीं ना कहीं दूध का जिक्र तो होता ना। भगवत गीता में नहीं है, और कहीं भी शास्त्र में देख लीजिए, कहीं भी लिखा नहीं है। जो मूल जो शास्त्र है वहां पे नहीं लिखा है, ये परंपराओं के साथ कहानियों के साथ जोड़ा गया है। तो कहानियां अपनी जगह पे है, कहानियों का अर्थघटन भी हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और आप प्रकृति के नियम से सोचिए, क्योंकि प्रकृति के नियम जो है सार्वजनीन है, सर्वकालिक है। 5000 साल पहले भी वही कानून थे, आज भी वही है, और आने वाले 5000 तक वही रहेंगे। तो ये इतिहास में मत जाइए ये धर्म है वो धर्म है। अगर ये धर्म सही होता तो आपको स्वास्थ्य मिलना चाहिए था, मिला है क्या? आपकी हेल्थ अच्छी है, आप शरीर और मन से स्फूर्ति हमें है, ताजगी स्फूर्ति में है, ये मान्यताएं है, तो हमको क्या मिला? शराबी भी एक मान्यता से लेता था, नॉन वेजिटेरियन भी एक मान्यता के साथ चल रहा है, और 95% पॉपुलेशन वर्ल्ड का तो मांसाहारी है। तो क्या वो मेजोरिटी को हम सत्य मान ले? हमें खुद को ओपनली सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रगाढ़ सत्य हमारे सामने आएगा। बाकी तो परंपराएं चल रही है। 50 साल की उम्र में मर गया तो भी आदमी कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देता है। हर चीज की हमारे पास आंसर्स है, लेकिन हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अगर मेरा धर्म सही होता तो मुझे स्वास्थ्य मिलता, शांति मिलती, प्रेम मिलता, आनंद मिलता, क्या वो है हमारे साथ? ताजगी स्फूर्ति मिलनी चाहिए, है क्या हमारे साथ?
नहीं है तो कुछ ना कुछ कमी है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं विचारधारा को सोचना पड़ेगा। परंपराएं हैं इसलिए सत्य है, परंपराएं इसलिए सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप समझ? हाँ नहीं सर, समझ तो रहे हैं, पर वही कहना यही है कि हम लोग टोटली जैसे डिपेंडेंट हो गए इन सब चीजों पे, तो उसके बाद सॉल्यूशंस बताए हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, तो वो मैंने आपको बताया, जैसे कोकोनट में से बना सकते हैं, बादाम का दूध भी बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम अगर समय होगा तो कवर करेंगे। तो आप घर पे बना सकते हैं, सात्विक भी होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और कोई चिंता नहीं होगी, उसमें सब कुछ हो सकता है। नहीं सर, वैसे तो मैं खुद भी बॉटनी से हूँ, MSc PhD भी किया हुआ है मैंने, तो मेरे को तो वैसे काफी पेड़ पौधों का नॉलेज है और काफी चीजें समझती हूँ। पर ये मतलब वही आप जो कह रहे हैं, मान्यता और परंपराएं जो चली आ रही है, तो अब जैसे उसमें वही शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का या पंचामृत खाने का बड़ा विधान माना जाता है, तो उसी में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आ गया था। ये देखिए, हर किसी के साथ है, आपके साथ नहीं, सभी धर्मों में ऐसी मान्यताएं जोड़ी गई है, वो खाली हिंदुइज्म के लिए नहीं है, वो हर धर्म के साथ जोड़ी हुई है। एक स्टोरी का अर्थघटन कुछ और ही हो जाता है, और फिर उसमें से कुछ गलत ही चीजें शुरू हो जाती है, और फिर जो है कोई बलि देता है, कोई काट देता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मिला क्या? क्वेश्चन यही होना चाहिए, अगर मैं सत्य के मार्ग पे था तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वो मिला क्या? नहीं है तो मुझे सोचना पड़ेगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर के पास जाते हो या डॉक्टर चेंज करते हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप डॉक्टर चेंज करते हो कि नहीं? क्यों करते हो? क्योंकि आपने एक एक्सपेक्टेशन रखी थी डॉक्टर से कि डॉक्टर मुझे स्वस्थ करेगा, लेकिन नहीं हो रहा है तो आपने किया है। तो ये जो है मैंने आपको बताया, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, मैंने प्रकृति के नियम बताए हैं, और 84 लाख जीव यही नियम से चल रहे हैं मनुष्य को छोड़ के। तो मनुष्य ये नियम पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप कुछ महीनों पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है, और फिर डिसाइड कीजिए। लेकिन इसमें विल पावर चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये जो स्वाद और जो नशे की चीजें हैं, क्योंकि मसाला डाला, तल के खाना, ये खाना, पूरी दुनिया खा रही है, और मैं अकेला कैसे रह जाऊं? इसके लिए आत्मबल भी चाहिए, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जिन्होंने किया है सभी के साथ चमत्कार हुआ है। क्या आपसे जितना होता है बन सकता है उतना तो शुरू कर दो, तो कोशिश कीजिए, और आपका अनुभव ही आपका सत्य है। इतिहास में न जाइए, इतिहास के साथ जितनी छेड़छाड़ हुई है और कहीं भी नहीं हुए। आप इंडिया और पाकिस्तान का इतिहास देख लीजिए, 75 साल पहले तो दोनों एक ही थे। क्या भारत का इतिहास और पाकिस्तान का इतिहास एक ही चीज बोलता है? भारत का इतिहास गांधी जी के लिए कुछ और बोलता है, सरदार पटेल के लिए कुछ और बोलता है, पाकिस्तान का इतिहास क्या वही बोलता है? नहीं, हर किसी ने सूटेबली अपने हिसाब से लिखा है। भारत के इतिहास में मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या लिखा गया है, और पाकिस्तान के इतिहास में क्या लिखा गया है, तो ये फर्क आएगा ही। तो इतिहास में न जाइए, प्रयोग कीजिए खुद पे, और अपना प्रयोग ही अपना सत्य है, वो आपको सोचना। सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, आपकी जो बेसिक आपने बताया प्राकृतिक हो, प्रकृति के अनुरूप अपन हो जाए, जो प्रश्न है, तो मैं सर इसमें ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, चूंकि मैं बेसिक चीज पे जा रहा हूँ, जो आपका बेसिक फंडा है कि नेचर का साइंस ही सत्य है, प्राकृतिक विज्ञान ही सत्य है। तो सर जो आप नॉलेज हमको दे रहे हैं या हम सुन रहे हैं आपसे, या जो भी, जैसे एक माँ के पहले 13 बच्चे होते थे, अभी करीब 50 साल 60 साल पहले, और उसमें से 1 या 2 बचते थे, बाकी नहीं बच पाते थे। हाँ, एक माँ के किसी भी महिला के 12-13 बच्चे हुआ करते थे बराबर अपने 50-60 साल पहले ही। हाँ, बराबर है। लेकिन इस कृत्रिमता की द्वारा ही, कृत्रिमता यानी अप्राकृतिकता, जैसे हम आप गोगल लगाएं, मैं कपड़े पहने हूं, आप कपड़े पे, ये सब कृत्रिम ही तो है। जितना भी ये, इसमें प्राकृतिक क्या है? इस सारा का सारा कृत्रिम है। इसमें प्राकृतिक स्थिति की जो आपने बात रखी है, बहुत अच्छी बात रखी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये, जैसे अपने 1947 में भारत के व्यक्तियों की एवरेज आयु थी केवल 23 ईयर, 23 साल जीता था इंडिया, एवरेज आयु। लेकिन आज की स्थिति में हमारी 70 से ऊपर, 73 से ऊपर पहुंच गई है। तो मैं ये कह रहा हूं, यदि ये कृत्रिमता नहीं होती, जैसे ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैंने आपसे कहा भी कि एक माँ के 10 बच्चे 12 बच्चे होते थे, एक बचता था, तो ये अब कैसे बचने लगे? एक ही होता है, एक ही बच जाए, तो कृत्रिमता के द्वारा ही तो है, ये साइंस के डेवलपमेंट के द्वारा तो ही हुआ। तो अब आप बताइए सर। ठीक है,
आपका आंसर करूं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लॉजिक भी अच्छा है, लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि पहले भी हम साइंस नेचर के अगेंस्ट थे। ऐसा मत सोचो कभी भी कि पुराना था वो अच्छा था, इतिहास हमेशा अच्छा था। बहुतों की एक साइकोलॉजी होती है कि हिस्ट्री वॉज ऑलवेज बेस्ट, हमारे बाप दादा थे वो सुखी थे। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं जो बोलते हैं हमारे बाप दादा के जमाने की बातें करते हैं, वो बहुत सुखी थे, स्वस्थ थे, 90 साल 100 साल जीते थे। ऐसे भी बोलने वाले। आप जो बोल रहे हैं कि बचपन में जो है माँ को 10 बच्चे में से 8-9 बच्चे तो ऑफ हो जाते थे, बचपन में ही हो जाते थे, ये बात भी सही है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इतिहास जो था सही था, मैंने कभी भी नहीं कहा है। और मैं आपने जो कहा है कि मॉडर्न साइंस ने आपकी लॉन्जिटिविटी बढ़ाया है, वो भी ना नहीं है मेरी। आपकी लॉन्जिटिविटी बढ़ाई है, उसमें मेरी ना नहीं है। डायग्नोसिस करते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो हेल्थ जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य जो है, ताजगी स्फूर्ति है, बीमारियां हैं, वो कम हुई या बढ़ी है, उसको देखिए। बीमार होकर मैं अगर 50 साल भी जीऊं तो क्या फायदा है? स्वास्थ्य के साथ जीऊं या बीमारियों के साथ जीऊं? और बीमारियां अगर किसी की कमाई हो जाएगी तो बीमार रखेंगे ही। जितना ज्यादा जिएंगे उतनी ज्यादा कमाई है। मैं ये किसी पे एक्विजिशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें समझना है कि हमें स्वस्थ जीना है। फिर मैं 50 साल जीऊं या 80 साल जीऊं या 125 साल जीऊं, स्वास्थ्य है क्या, वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हमें स्वस्थ जीना है, तो स्वस्थ जो है वो नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ। लॉन्जिटिविटी आ जाती है, आपकी बीमारियां दबाई जा सकती है, सिम्टम्स दबाए जा सकते हैं, लेकिन आप कमजोर हो जाते हैं, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप लाचार हो जाते हैं। मैं खटिया पे बैठ के 15-20 साल निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे एक अटेंडेंट चाहिए, मुझे कोई अड़ोस पड़ोस में कोई चाहिए। मैं मेरा अपना खुद का काम नहीं कर सकता हूँ। अभी ऐसी लंबी उम्र को लेके मुझे क्या करना है? आपको भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ सांसें को नहीं गिनना है या उम्र नहीं गिनना है। आपने कितना हेल्दी जिया है, कितना इंडिपेंडेंट जिया है, कितनों को आपने मदद की है बिना किसी की मदद लिए। आपको लायबिलिटी साइड में नहीं रहना है, आपको एसेट बन के रहना है जिंदगी के अंतिम सांस तक। मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूँ। तो बीमारियों के साथ अगर मैं 90 साल भी जिया तो क्या फायदा है? पिछले 40 साल तो मैं डिपेंडेंट था। घर वाले सोचते हैं ये कभी जाए तो हम मुक्ति पाए। तो ये तो क्या है, फिर लोक लाज है, शर्म है कि मारे हमको रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। लेकिन मैं जो है एक एसेट बन के रहना चाहता हूँ। अगर मैं 100 साल भी जिया या 80 साल भी जिया, मुझे एसेट बन के है कि मैं 80 साल में भी अगर मुझे कोई बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बोलूंगा रुक, मैं आता हूँ तेरे घर पे। तो वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी, वो ताजगी स्फूर्ति, वो हमारे साथ होनी चाहिए, और वो जो स्वभाव भी होना चाहिए। और मेरा सवाल सर ये है कि बहुत लॉजिकली आपने बात कही कि वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हमें मिलते हैं वो रेडी टू ईट मिलते हैं। प्रकृति हमें ठीक वैसे ही खाने के लिए देती है जैसा हमें खा लेना चाहिए, उसे हमें प्रोसेस्ड नहीं करना पड़ता। तो उसमें एक छोटा सा शंका मेरे अंदर ये जाग रही थी कि सारे फ्रूट्स जो हैं वो तो हमें अनप्रोसेस्ड यानी नेचुरल फॉर्म में रेडी टू ईट मिल जाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स है जैसे टमाटर है, मूली है, खीरा है, और भी कुछ वेजिटेबल वो भी रेडी टू ईट हमें मिल जाते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स जैसे आलू है, बैगन है, टिंडा है, इन्हें हमें प्रोसेस्ड करके ही खाना पड़ता है। तो इसको हम किस तरह देख सकते हैं? देखिए, ये जो आपने बताया ना, आलू जो है, बैंगन जो है, वो प्रोसेस करके ही खाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। मैं करेला भी वैसे ही खा लेता हूँ, और भी वेजिटेबल से ऐसे ही खा लेता हूँ। और जो नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए। और आगे के सत्र में उसकी डिटेल में हम बात भी करेंगे। क्या है, अभी मैं कुछ बोलूंगा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन जितना आपको मिल सकता है प्राकृतिक तरीके से वो खाना है तो खाइए। लौकी भी मैं वैसे ही खाता हूँ। तो जो करेला खा सकते हैं, और भी चीजें हैं वो खा सकते हैं। तो नहीं है, और नहीं होगा तो कम मात्रा में खाइए या नहीं खाइए, इट्स ओके। ठीक सर, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर हम उसे अनप्रोसेस्ड भी खाएं तो कोई नुकसान नहीं है फिर हमारी बॉडी। हाँ, जितना, लेकिन वो है कि वो सही तरीके से बना हुआ हो, केमिकल ट्रीटमेंट उसमें बेयर मिनिमम हो, वो हिसाब से ले, और थोड़ी सफाई करके ले ले तो अच्छी बात है। जी सर, थैंक यू सर। मैं IOIC से और आपसे निवेदन करूंगा कि एक पूरे डे वर्कशॉप या 4-5 घंटे का एक वर्कशॉप आपकी तरफ से हो तो शायद और हमारे लिए बहुत अच्छा हो। थैंक यू। वो तो आपके डिसाइड करेगी।
थैंक यू सर। और सर शाह सर, यदि आप इजाजत दे तो चलते चलते हम एक प्रश्न और रख सकते हैं। अनीता जैन मैडम ने हैंड रेज किया सर। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैम अपने प्रश्न को रखें आप। थैंक यू निधि, मेरा प्रश्न नहीं है। बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, तो मैं सिर्फ अपना अनुभव यहाँ रखना चाह रही थी कि जो सारी शंकाएं आ रही थी कि दूध का, इसका, उसका, तो मैं एक छोटी सी बात सिर्फ यहाँ रखना चाह रही हूँ चलते चलते ही, कि जैसे दूध का है तो मेरे को भी जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे मेरे को घुटनों में बहुत दर्द हुआ था और मैं भी डायबिटिक हुई हूँ, तो उस समय मैंने ये सारी चीजें छोड़ी। जैसे दूध का रहता है कि भाई अपने दूध छोड़ दिया तो कैल्शियम कहाँ से आएगा, तो मैं अपना अनुभव यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये सारी चीजें फॉलो करी और जस्ट मेरे को जो डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेसमेंट बता दिया था, अब मैं बहुत अच्छे से मतलब ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ने तक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं मतलब बहुत अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। डायबिटीज भी मेरी लगभग रिवर्स है, जबकि मैं माफी के प्रदीप जी से माफी के साथ बताना चाहूंगी कि मैं सिर्फ 60 to 70% ही इसको फॉलो करती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे बहुत आराम मिला है और ये सब चीजें करते हुए मुझे बताने में खुशी हो रही है कि मेरे घर में 2 डॉक्टर हैं, पर मैं अपने घर के जो दोनों डॉक्टर्स हैं मैं उनकी पेशेंट नहीं रहती। थैंक यू। थैंक यू। देखिए अभी आपके ग्रुप में ही इंचार्ज है जो है, उनका ही एक्सपीरियंस आपके साथ है और आपने जितना भी परसेंटेज किया इसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद, और आपने इनिशिएटिव लिया ये प्रोग्राम के लिए इसलिए भी धन्यवाद। और समझने की बात है कि 70% में रिजल्ट मिल रहे हैं, 70% का तो आप धीरे से 80 कर दीजिए, धीरे धीरे कीजिए, 80-85 जो होगा वो है, और वहां से आपको जो रिजल्ट मिलता है यू शुड बी वेरी हैप्पी। तो आपको जितना मिलता है उतने से हैप्पी हो जाइए। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप हो जाएंगे तो 100% हो जाओगे, लेकिन आप अगर 25-30% पे हो तो 30 का 40% होगा, 50% होगा, 60% आपको जो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, 70% मिलेगा, जो भी है उतना आपको खुश होना चाहिए। दवाइयों से मुक्ति मिलेगी, वो बहुत बड़ी बात है। आपकी ताजगी स्फूर्ति बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, और यहाँ जो आपका जो इनर चेंज है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, वहां स्वास्थ्य पहले जरूरत है। फर्स्ट नीड इज द फिजिकल हेल्थ। जो इसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है वही आगे कुछ करने के लायक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मूल में है उत्तम आरोग्य, ये तो है, तो ये तो बिल्कुल लगेगा ही। सर राहुल सर ने भी हैंड रेज किया जी। यस सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो हमारा जो ऋषि परंपरा है, जो हमारा बहुत एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेदा, सर इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? मतलब वो जो उसके रूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू नेचर है या फिर उसके बारे में सर आपका क्या? वो काफी पुराना है और हमारे ऋषियों द्वारा बनाया गया है, वो जो चरक ऋषि, वाग्भट, सुश्रुत। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक जो है नेचर साइंस है, एक मैन मेड साइंस है। आयुर्वेद भी कब पैदा हुआ? जब आदमी बीमार होने लगा तब पैदा हुआ। जी सर। तो बीमारियों में से एक पैदा हुआ शास्त्र है और एक स्वास्थ्य में से पैदा हुआ शास्त्र है, तो दोनों में फर्क तो रहेगा ही। और बीमारियों में भी आदमी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में सब इमीडिएट रिजल्ट वाला चाहिए। और दूसरा जो है, कोई भी शास्त्र हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या जो भी पैथी हो, वो सभी मैन मेड साइंस है, उसकी एक सीमाएं रहेगी। और आयुर्वेद कोई एक शास्त्र नहीं है, अनेकों वर्ष तक हर किसी ने अपने अनुभव से लिखा है। और आप बहुत सारी चीज पढ़ेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया क्या है। मैं रोज न्यूज़पेपर बचपन में था ना, मैं रोज पढ़ता था, इसके लिए ये अक्षीर दवा है, इसके लिए ये अक्षीर है, इसके लिए ये है, इसके लिए जड़ी बूटी है, ये है वो है। लेकिन इतना होने के बाद भी आज भी वही क्यूरियोसिटी, वही कंफ्यूजन आज भी खड़ा है। देयर इज नथिंग लाइक अल्टीमेट। तो ये जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ काम आता भी होगा, कुछ आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलता भी होगा, लेकिन होलिस्टिकली अगर मुझे जाना है तो नेचर के पास। स्टॉप के पर एलोपैथी उससे बहुत अच्छी है। मुझे सर दर्द होता है कि एलोपैथी की गोली ले ली, 10-15 मिनट में रिजल्ट मिल रहा है, तो वहां तो और भी अच्छा है एलोपैथी। तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स है। और एक जो है रूट कॉज को सॉल्व करना है, तो रूट कॉज के लिए तो प्रकृति के पास जाना।
स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो हर किसी के एक्सपीरियंस वाले, हर किसी को सक्सेस मिला ही है। वो एक्यूप्रेशर वाला भी बोलता है, एक्यूपंक्चर वाला भी बोलेगा ये पैथी, ये थेरेपी हुआ है, हर किसी ने को रिजल्ट मिला है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुदरत का जो अल्टीमेट साइंस है उसकी कंपैरिजन में कुछ नहीं आता। बस, और कोई कभी भी कोई जरूरत हो तो याद कीजिएगा, वी विल बी देयर फॉर योर सर्विस। हमारी इच्छा है कि जन जन सुखी हो, स्वस्थ हो,